रमाकांत और संगीता के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था मानव और छोटे बेटे का नाम था गौतम। बड़े बेटे मानव की शादी रुचि के साथ हुई थी। दोनों की शादी को लगभग 3 साल हो चुके थे और आज रमाकांत और संगीता जी के घर में छोटे बेटे गौतम की शादी के बाद उसकी पत्नी निशा के गृह प्रवेश की तैयारी चल रही थी। छोटी बहू, अब इस कलश पर पैर मारो और घर के अंदर आ जाओ। आज से ये घर तुम्हारा है। और अब तुम्हें इस घर की सारी जिम्मेदारियां संभालनी है, समझ गई ना तुम? भाभी, अभी तो वो घर के अंदर आई भी नहीं, जिम्मेदारियां तो बाद में संभालेगी ना। सही तो कह रही है रुचि। इस घर में शादी होकर आई है तुम्हारी पत्नी, तो घर की सारी जिम्मेदारियां तो उसे ही संभालनी पड़ेगी ना। अरे ये सब बातें बाद में करना, चलो पहले नई बहू का स्वागत करो। 2 दिन बाद रुचि और निशा, दोनों यहाँ मेरे पास बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मैं तुम दोनों को तुम्हारा काम समझा देती हूँ। हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं। वैसे मुझे तो सब कुछ पता है। आप निशा को समझा दीजिए ताकि कल को उससे कोई गलती ना हो। जी मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूँगी। बताइए किस बारे में बात कर रही हैं आप? अरे मम्मी, काम बाद में समझाना। मैंने गौतम और निशा के हनीमून के टिकट बुक करवाए थे इन दोनों को गिफ्ट करने के लिए। पहले इन दोनों को 4-5 दिन घूम कर तो आने दीजिए, उसके बाद तो जिंदगी भर काम ही करना है। थैंक यू भैया, आप हमारा कितना ध्यान रखते हैं। अरे लेकिन बेटा, अभी गौतम और निशा घूमने नहीं जा सकते। लेकिन क्यों मम्मी? भैया ने टिकट भी करवा दी है और हम दोनों का भी हनीमून पर जाने का बहुत मन था। देखो बेटा, अगर तुम्हारी मम्मी मना कर रही है तो होगी कोई वजह, उसकी बात मान लो। लेकिन मम्मी, आखिर बात क्या है? जाने दीजिए ना, दोनों की नई नई शादी हुई है, घूम फिर आएंगे। अरे नहीं बेटा, वो मैंने पंडित जी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि कुछ दिनों तक निशा का घर से बाहर घूमने जाना ठीक नहीं, हमारे घर पर संकट आ सकता है, बस इसलिए। कुछ दिनों के बाद अरे संगीता, मेरी आंखों में डालने वाली दवाई खत्म हो गई है। मानव और गौतम भी ऑफिस गए हुए हैं, जरा बहू से कहकर मंगवा तो दो, आंख में बहुत दर्द हो रहा है। निशा, जरा इधर आओगी? तुम्हारे पापा जी की दवाई खत्म हो गई है, मेडिकल स्टोर से लेकर तो आओ जरा। मम्मी जी, मैं डिनर बना रही हूँ, आप प्लीज़ रुचि भाभी को बोलिए ना, अगर वो फ्री होंगी तो वो लेकर आ जाएंगी। निशा, रुचि इस वक्त अपना फेवरेट सीरियल देख रही है जो वो हमेशा देखती है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। लेकिन मम्मी जी, इस तरह खाना अधूरा छोड़कर मैं कैसे पापा जी की दवाई लेने जाऊं? चाहे जो कुछ हो जाए, खाना आकर बना लेना। अभी जाओ और पापा जी की दवाई लेकर आओ। निशा चुपचाप दवाई लेकर आ जाती है। रात को अपने कमरे में, गौतम, मैंने एक बात नोटिस की है, रुचि भाभी कितना भी फ्री हो, मम्मी जी उनसे कोई काम नहीं करवाती, लेकिन मुझसे सारे काम करवाती हैं। अरे हो सकता है तुम अभी घर में नहीं आई हो ना, मम्मी चाहती होंगी कि तुम घर के काम अच्छे से सीख जाओ। लेकिन गौतम, मैं खाना बना रही थी, बीच में खाना छोड़कर पहले पापा जी के लिए दवाई लेकर आई, वो भी पूरा 2 किलोमीटर पैदल चल के, और उसके बाद आकर पूरा खाना मैंने बनाया। मम्मी जी ने रुचि भाभी से एक चपाती भी सेंकने के लिए नहीं कहा। अरे कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, तुम नई आई हो शायद इसलिए यह सब हो रहा होगा, चिंता मत करो। अगले दिन सुबह के वक्त रुचि जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मेरा टिफिन मुझे जल्दी बना कर दो, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में। अरे रुचि क्यों बनाएगी तुम्हारा टिफिन? निशा है ना, मैं उससे कह देती हूँ। मम्मी, वो गौतम बता रहा था कि निशा उसके कपड़े आयरन कर रही है। अरे तो क्या हुआ, टिफिन तो उसे ही बनाना पड़ेगा ना। अरे मम्मी, लेकिन रुचि अभी बिल्कुल फ्री है, उसके पास इस वक्त कोई काम नहीं है, वो मेरा टिफिन बना सकती है। देखो बेटा, मुझे मत सिखाओ किसे क्या काम करना है, यह डिपार्टमेंट मेरा है,
मैं अभी निशा को बुलाती हूँ। संगीता निशा को आवाज लगाती है। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ बताइए। जल्दी से जाकर मानव के लिए टिफिन बनाओ और मेरे लिए चाय बनाओ। तुम्हारे पापा जी के लिए कॉफी बनाना। मम्मी जी मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, गौतम को अपने ऑफिस की ट्रिप पर जाना है और उनके कपड़े आयरन नहीं है, पहले मैं वो कर देती हूँ। वो सब काम बाद में होता रहेगा, पहले जैसा मैंने बोला है वो करो। लेकिन मम्मी जी देखिए ना, रुचि भाभी वहाँ आराम से बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं, आप प्लीज थोड़ा सा काम उनसे भी करवा लीजिए ना। बहू, मुझे सिखाने की कोशिश ना करो। क्या काम किसे करना है ये सब मुझे मत बताओ। चुपचाप रसोई में जाओ और जो बताया है वो करो। कुछ दिनों के बाद। ये क्या बात हुई गौतम, जब से इस घर में आई हूँ पहले दिन से घर का सारा काम कर रही हूँ। रुचि भाभी तो एक कप चाय तक नहीं बनाती, मैं इस घर की नौकरानी थोड़ी ना हूँ। ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है निशा। अरे इसमें गलत फहमी कैसी? मम्मी जी ने हमें हनीमून पर घूमने भी नहीं जाने दिया और मुझसे सारे काम करवाती हैं। रुचि भाभी को काम करने से साफ मना कर देती है। देखो, तुम अपने दिल में ऐसा कुछ भी मत लाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे कहने से क्या होता है गौतम? इस घर में आए हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं मुझे, और हर दिन ऐसा ही लगता है कि एक बहू बैठकर टीवी देखती है और दूसरी घर का सारा काम करती है। ये कोई सही बात है क्या? अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद। अरे संगीता, सुनती हो? हमारे जो दोस्त है ना शर्मा जी, उनके पोते की बर्थडे पार्टी है और किसी को तो वहां पर जाना ही पड़ेगा। मम्मी जी अगर आप कहें तो मैं और गौतम पार्टी में चले जाएं। अरे नहीं नहीं, रहने दो तुम। अगर तुम पार्टी में चली गई तो घर का काम कौन करेगा? रुचि वहां पर चली जाएगी, वैसे भी सारा दिन घर में रहकर बोर हो जाती है, थोड़ा पार्टी में जाएगी तो एंजॉय करेगी। लेकिन मम्मी जी घर में तो मैं भी सारा दिन रहती हूँ और सारे काम भी करती हूँ, अब मुझे क्यों नहीं जाने दे रही? वो घर की बड़ी बहू है और पार्टी में जाने का पहला अधिकार उसे है। और वैसे भी घर पर कोई तो होना चाहिए ना जो डिनर बनाए, तो तुम यहीं रहो। देखो निशा, मम्मी जी ठीक कह रही हैं, तुम यहाँ घर संभालो। वैसे भी मैं घर की बड़ी बहू हूँ, सब लोग मुझे ही अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए पार्टी में तो मैं ही जाऊंगी। क्यों मम्मी जी? हाँ हाँ बिल्कुल। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और एंजॉय करना बेटा। निशा अपने कमरे में जाकर, गौतम बहुत हो गया, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मेरे साथ इस घर में बहुत भेदभाव होता है। आज मुझे पार्टी में जाना था लेकिन मम्मी जी ने रुचि भाभी को भेज दिया। अरे वो घर की बड़ी बहू है इसलिए भेज दिया होगा। अरे तुम क्यों ऐसी फालतू की बातें सोचती हो? ये फालतू की बात नहीं है गौतम, क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? मुझे भी तुम्हारे साथ पार्टी एंजॉय करनी है। अच्छा ठीक है, चलो मैं मम्मी से बात करता हूँ। मम्मी, रुचि भाभी पार्टी में गई हैं और निशा को भी जाना था। मैं सोच रहा था कि मैं निशा को कहीं डिनर पर ले जाता हूँ। अरे बेटा, मैं कहाँ तुम लोगों को कहीं जाने से मना करती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, घर में बहुत सारा काम पड़ा है और रुचि भी नहीं है, तुम फिर कभी चले जाना। लेकिन मम्मी जी मेरा आज ही डिनर पर जाने का मन है, मैं भी घर में रह रहकर बोर हो गई हूँ। ठीक है बेटा, जाना चाहती हो तो चले जाओ, मैं और तुम्हारे पापा जी भूखे ही रह जाएंगे, पर क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा घूमने जाना तो बहुत जरूरी है ना। नहीं नहीं मम्मी, हम कहीं नहीं जा रहे। निशा आप दोनों के लिए खाना बनाएगी। आप दोनों को भूखा रखकर मैं अपनी बीवी को कहीं घुमाने नहीं ले जा सकता। निशा चुपचाप किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद, गौतम मुझे तो लगता है कि आप अपने माँ बाप के सौतेले बेटे हो, कितना भेदभाव करते हैं वो मानव भैया और आपके साथ। चुप हो जाओ निशा, इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है। हम छोटे हैं इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है। ज्यादा नहीं, मुझे तो सारा काम करना पड़ता है। मैं तो इस घर से बाहर कहीं घूमने फिरने भी नहीं जा सकती।
ये बहुत गलत है गौतम, और आपको इस बात को समझना पड़ेगा। मैं तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूँ, और वैसे भी रात बहुत हो गई है, चुपचाप जाकर सो जाओ। निशा दुखी होकर चुपचाप सो जाती है। कुछ देर के बाद उसे प्यास लगती है और वो पानी लेने के लिए किचन में जाती है। तभी उसे रुचि और अपनी सास संगीता के बातें करने की आवाज सुनाई देती है। और बताओ रुचि बहू, कैसी रही तुम्हारी पार्टी? क्या बताऊं मम्मी जी, मजा आ गया। बहुत अच्छी पार्टी थी। आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आपने मुझे उस पार्टी में जाने दिया, वरना अगर निशा चली जाती तो। अरे ऐसे कैसे चली जाती निशा, तुम तो जानती ही हो मैं उसे कभी पार्टी में जाने नहीं देती। ओ मम्मी जी, आप मुझे कितना प्यार करती हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है इतनी प्यारी सास किसी को नहीं मिलती होगी, है ना? प्यार तो तुम्हें करूंगी ही ना, मेरी बहू जो हो। लेकिन मम्मी जी, आपकी बहू तो निशा भी है, आप इससे तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अरे तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि उसके पीछे की वजह क्या है। संगीता अपनी बहू रुचि से इतना प्यार करती थी, लेकिन निशा से बिल्कुल भी नहीं। इसकी क्या वजह थी? ये जानने के लिए हम सुनेंगे इस कहानी का दूसरा पार्ट। अरे हाँ मम्मी जी, मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ अब सौतेली बेटी और बहू से कोई कितना प्यार करेगा। लेकिन बेचारी निशा, उसे तो ये बात पता ही नहीं है। अरे मैं अच्छी तरह जानती हूँ, गौतम ने अभी तक अपनी बीवी को ये बात बताई नहीं होगी कि वो मेरा सौतेला बेटा है। सगा बेटा तो मेरा मानव है और तू मेरी सगी बहू। प्यार तो मैं तुमसे ही करूंगी ना। ये बात सुनने के बाद निशा को समझ में आ जाता है कि आखिर उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा था, और वो मन ही मन सोच लेती है कि वो अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करके उसे बदलने की कोशिश करेगी। और फिर अगले दिन सुबह के वक्त, मम्मी जी ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय, और बताइए आप नाश्ते में क्या खाएंगी? अरे क्या बात है, आज तो बिना कहे चाय बना कर ले आई मेरे लिए। मम्मी जी, आप इस घर की बड़ी हैं, आपकी तो चिंता होगी ना। और वैसे भी गौतम आपसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे हमेशा कहते रहते हैं मम्मी का ख्याल रखा करो। क्या सच में गौतम ऐसा कहता है? हाँ मम्मी जी, बिल्कुल। और जानती हैं, कभी कभी मैं काम से परेशान होकर कुछ कह भी देती हूँ ना, तो वो हमेशा मुझे ही समझाते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है, मेरा बेटा मेरा ख्याल रखता है। देखना मम्मी जी, कुछ ही दिनों में आप अपने सौतेले बेटे से भी सगी की तरह प्यार करने लगेंगे। कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी मैं शॉपिंग करने गई थी, और ये देखिए आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। ज़रा देखकर बताइए तो कैसा है? क्या लेकर आई है बहू? मम्मी जी ये नेकलेस, ये मुझे बहुत पसंद आ गया, और वैसे भी आपका बर्थडे आने वाला है ना, इसलिए उसी का गिफ्ट। अरे वाह निशा, बहुत सुंदर गिफ्ट लेकर आई हो। बर्थडे वाले दिन, गौतम मैंने मम्मी जी के लिए एक बहुत अच्छी पार्टी प्लान की है। मैंने सारी तैयारी और डेकोरेशन सब कुछ कर लिया है। आप जल्दी ऑफिस से घर आ जाना। बिल्कुल। और मम्मी के लिए गिफ्ट तो तुम पहले ही ले आई थी ना? ले भी आई थी, और मैंने मम्मी जी से कह भी दिया है वो पार्टी में वही वाला नेकलेस पहनेंगी जो मैं उनके लिए लेकर आई थी। ये तुमने बहुत अच्छा किया निशा, मम्मी बहुत खुश हो गई होंगी। अरे इतनी सारी तैयारी, इतना अच्छा केक, ये सब कुछ, और वो भी मेरे बर्थडे के लिए। मैंने तो आज से पहले कभी इतना अच्छा बर्थडे मनाया भी नहीं। किसने किया ये सब? तुम्हारी छोटी बहू निशा ने किया है, और कौन करेगा? कब से देख रहा हूँ तैयारियों में लगी हुई है। हाँ मम्मी, निशा सुबह से हॉल को डेकोरेट करने में लगी हुई थी, उसने हम में से किसी की भी हेल्प नहीं ली। मम्मी जी आपको सब कुछ पसंद तो आया ना?
अरे हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा। मम्मी जी, आपने वो नेकलेस नहीं पहना जो मैं आपके लिए लेकर आई थी? अरे वो क्या है ना, उसका डिज़ाइन थोड़ा पुराने टाइप का है। ये देखो, रुचि मेरे लिए लेटेस्ट डिज़ाइन की ज्वेलरी लेकर आई थी, तो मैंने वही पहन ली। वो क्या है ना निशा, मम्मी जी को मेरी पसंद ज़्यादा ही अच्छी लगती है। वो हमेशा मेरी पसंद की कपड़े और ज्वेलरी पहनती हैं। लेकिन मम्मी जी, मैं बहुत मन से आपके लिए वो लेकर आई थी। हाँ तो क्या हुआ, रख दिया है मैंने, लॉकर में पड़ा रहेगा। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है और पार्टी के बाद ओहो, सब कुछ कितना गंदा हो गया है। पूरे हॉल में सारी चीजें इधर उधर हो गई है। अरे तो क्या हुआ, निशा है ना, वो कर लेगी सारी साफ सफाई। रुचि भाभी भी मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगी तो आसान हो जाएगा। वो क्या है ना, सुबह से डेकोरेशन में लगी हुई थी, इसलिए बहुत थक गई हूँ। अरे इतनी देर से पार्टी में है रुचि, वो भी तो थक गई होगी ना, कब से डांस कर रही है। ये सफाई का काम वो नहीं करेगी, ये तो तुम्हें ही करना है। किसने कहा था इतनी डेकोरेशन करने के लिए? और वैसे भी निशा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे ये पार्टी प्लान करके तुमने मम्मी जी पर कोई एहसान कर दिया हो। अब जब सब कुछ तुमने ही किया है तो सफाई भी तुम ही कर लो। अगले दिन शाम के वक्त अरे मानो बेटा, एक ज़रूरी बात करनी है। देखो मेरा एक दोस्त है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन सुबह से शाम पूरा दिन लग सकता है और थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा होगी। मैं चाहता था कि तुम उनकी मदद कर दो। ठीक है पापा, आप मुझे बता दो क्या करना है, मैं कर दूंगा। अरे ये क्यों कर देगा, ये तो वैसे भी सारा दिन ऑफिस में रहता है। इतनी भाग दौड़ वाले काम इसे मत दिया करो। तो क्या हुआ, ज़रूरी था तो करना ही पड़ेगा ना। गौतम है ना, उसे भी तो भेज सकते हो। लेकिन संगीता, वो तो ऐसे ही ऑफिस की ट्रिप पर इतना बाहर रहता है। अब एक काम और पकड़ा दूंगा तो बेचारे को बहुत थकान हो जाएगी। आपको गौतम की थकान की चिंता है और मेरा मानव परेशान हो जाता है, उसका कुछ नहीं। सारा काम गौतम को बताओ, वो कर देगा, समझे? निशा ये सारी बातें सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मम्मी जी गौतम को भी अपने सगे बेटे की तरह प्यार करे? वो ऐसा क्यों करती हैं? और फिर अगले दिन, मम्मी जी कितने दिन हो गए ना, कब से देख रही हूँ आप कहीं घूमने भी नहीं गई। चलिए आज आप और मैं पिक्चर देखने चलते हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो चलती हूँ तुम्हारे साथ पिक्चर देखने। शाम को निशा संगीता को अपने साथ फिल्म दिखाने ले जाती है और जैसे ही वो रात को देर से घर लौट कर आते हैं, बहुत जोर से भूख लगी है, 10 बज गए, बहू जल्दी से डिनर बना दो। मम्मी जी हमें आने में देर होने वाली थी, इसलिए मैंने रुचि भाभी से कहा था कि वो खाने की थोड़ी सी तैयारी करके रख दे, शायद उन्होंने कुछ बनाया हो। कैसी बात करती हो, वो घर की बड़ी बहू है, वो क्यों खाना बनाएगी? मम्मी जी आप तो जानती है ना, इस वक्त मेरा फेवरेट सीरियल आता है मैं वो देखती हूँ और उस वक्त मैं कोई काम नहीं करती। लेकिन भाभी, मैं मम्मी जी के साथ बाहर गई थी तो कैसे खाना बनाती? अरे तो अब भी कोई देर नहीं हुई, जाओ जाकर रसोई में खाना बनाओ फटाफट। मम्मी जी बहुत देर लग जाएगी सबका खाना बनाने में। एक काम करते हैं, मैं गौतम से कह देती हूँ बाहर से खाना ऑर्डर कर देंगे। अरे वाह निशा, काम से बचने का ये अच्छा तरीका है। और सुनो, मुझे ना आज घर का ही खाना खाना है क्योंकि मैं डाइटिंग कर रही हूँ। सही कह रही है रुचि बहू, अब जल्दी से जाओ निशा, जाकर खाना बनाओ। एक बार खाना बनाओगी तो सारी थकान उतर जाएगी तुम्हारी। निशा के अच्छे बिहेवियर के बाद भी उसकी सास गौतम और निशा को बिल्कुल प्यार नहीं करती और ये बात अब गौतम को भी समझ में आ गई थी। और फिर एक दिन, निशा, तुम ठीक कहती हो। मम्मी का बिहेवियर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम सारा दिन घर में नौकरानी की तरह काम करती हो और रुचि भाभी बस बैठी रहती हैं। गौतम, मैंने बहुत कोशिश की मम्मी जी को बदलने की, लेकिन उनके दिल में शायद मेरे लिए प्यार है ही नहीं।
मैंने सोच लिया है, अब तुम्हें और ज़्यादा टॉर्चर बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने किराए पर एक अलग घर ले लिया है, कुछ ही दिन में हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद मम्मी पापा, मैं सोच रहा था कि रुचि को लेकर अलग फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊं। अरे नहीं नहीं बेटा, वहां जाने की क्या जरूरत है, यहाँ हम सबके साथ रहो। अरे जाने दीजिए ना, जरूर इसकी बीवी ने भड़काया होगा। यहाँ पर रहकर तो काम करना पड़ता है ना इसे, वहाँ आराम से जाकर रहेगी। नहीं मम्मी, निशा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। देखो बेटा, तुम कहीं भी रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास अपने बेटा बहू है, अब जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो। जैसे ही गौतम और निशा घर से जाने लगते हैं, वो अपना कुछ सामान पैक करते हैं। ये देखकर संगीता को गुस्सा आता है। ये क्या लेकर जा रहे हो मेरे घर से? मम्मी जी कुछ भी तो नहीं, बस हमारे कपड़े और जो भी सामान मुझे मेरे मायके से मिला है वो। अच्छा बहू, तो अब तुम मुझे ये बता रही हो कि तुम अपने मायके से सामान लेकर आई हो? ये सब तुम यहाँ से नहीं लेकर जा सकती। लेकिन मम्मी, ये सामान तो निशा की और मेरी शादी का है, और नए घर में हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब देवर जी, ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी ना। इस घर से जाना है तो चले जाओ, लेकिन खबरदार जो एक सुई भी ले जाने की कोशिश की तुमने। तुम चाहो तो अपने कपड़े ले जा सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे सामान पर मेरा अधिकार बनता है मम्मी जी। जो कुछ भी मेरे मम्मी पापा ने दिया है वो तो मैं लेकर जा ही सकती हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा ने ये सारा सामान शादी में दिया है और इसलिए उस पर हमारा हक है, समझी? आई बड़ी मुझे बताने वाली। देखा मम्मी जी, इसकी जुबान कितना चलने लगी है। घर से कदम बाहर रखा नहीं और मम्मी जी को सिखा रही है। मम्मी, मैं आपका सौतेला बेटा हूँ, ये बात मैंने कभी किसी से नहीं कही, लेकिन आपने मेरी पत्नी के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। इतनी प्रॉब्लम है तो जा तो रहा है ना इस घर से बाहर, अब 10 बार सुनाने की क्या जरूरत है? जाओ तुम दोनों, हमें भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। निशा और गौतम दुखी होकर घर से चले जाते हैं। तो आगे क्या हुआ, निशा और गौतम की जिंदगी कैसी थी, जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला पार्ट। माहिरा के कॉलेज में रोहन नाम का एक लड़का है। माहिरा रोहन को बहुत प्यार करती है, लेकिन रोहन वो तो माहिरा के साथ बस टाइम पास कर रहा है। क्योंकि माहिरा एक अमीर और अच्छे खानदान की बेटी है, तो रोहन की नज़र उसके पैसों पर है। लेकिन माहिरा ये बात नहीं जानती, वो तो रोहन को सच्चा प्यार करती है। एक दिन माहिरा के घर वालों को उन दोनों के बारे में सब पता चल जाता है। माहिरा, हमने तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था, इश्क लड़ाने के लिए नहीं। और तुम्हें उस रोहन के अलावा दुनिया में और कोई लड़का नहीं मिला? अरे वो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता है, उसे बस अमीर घर की लड़कियां चाहिए ताकि वो उनके पैसों पर ऐश कर सके। चुप रहो भैया, मैं रोहन के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रोहन से और किसी से नहीं, समझे आप सब? बस बहुत हो चुका, हमने तुम पर विश्वास किया और तुम हमारे सामने खड़ी होकर बेशर्मी से अपनी शादी की बात कर रही हो। आज से तुम्हारा घर से निकलना बंद, हम जल्द ही कोई अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन पापा मेरी बात तो सुनिए। अब माहिरा के घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढने लगे। तभी एक दिन उनके घर पर माहिरा के पिता के दोस्त सुनील और उनकी पत्नी सरोज आई। माहिरा के पिता ने माहिरा की शादी अपने दोस्त के बेटे राहुल से तय कर दी। मैं ये शादी नहीं करूंगी, और अगर आप लोगों ने जिद की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ना बेटी ना, तू अपनी जान मत दे। तेरे पिता ने और मैंने तुझे इस दुनिया में लाकर बहुत बड़ी गलती की है, हम दोनों ही अपनी जान दे देते हैं। इस तरह माहिरा को अपने माँ बाप की मर्जी के आगे झुकना पड़ा और उसके घर वालों ने उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी। शादी के बाद राहुल और माहिरा पहली बार मिलते हैं तो राहुल माहिरा से बात करने की, उसके पास जाने की कोशिश करता है,
माहिरा, हम आज पहली बार मिल रहे हैं। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे कुछ बताओ ना, तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो राहुल। आज के बाद मुझसे बात करने की या मेरे नजदीक आने की कोशिश भी मत करना, समझे? अरे माहिरा, डरो मत। मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा और ना ही तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें टच करूंगा, बस। माहिरा को राहुल का स्वभाव बहुत आकर्षक लगा, लेकिन रोहन का प्यार उसके सर पर सवार था। इसलिए उसने ठान लिया था कि अपने ससुराल वालों को वो इतना परेशान करेगी कि वो खुद उसे धक्के मारकर घर से निकाल दे और उसे मौका मिल जाए रोहन के पास जाने का। अगले दिन माहिरा की मुंह दिखाई की रस्म थी। माहिरा की सास ने उसे बहुत सुंदर साड़ी देते हुए कहा, बेटी, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लगोगी। जाओ, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ बेटा। माहिरा मन ही मन सोचती है, आज मैं ऐसे तैयार होकर आऊंगी कि आप देखती रह जाएंगी सासू माँ। माहिरा जैसे ही तैयार होकर आई तो सब उसे देखते रह गए। माहिरा ने साड़ी नहीं बल्कि एक शॉर्ट स्कर्ट के साथ एक डीप नेक का टॉप पहना हुआ था। वहां मौजूद सारी महिलाएं उसकी बुराई करने लगी। अरे देखो तो सही, सरोज की बहू क्या हाल बनाकर आई है। इसे लाज शर्म है कि नहीं? सरोज, तुम्हारा बेटा तो इतना संस्कारी है, मगर ये बहू को कहाँ से उठा लाई हो? हे भगवान, राहुल की तो किस्मत ही फूट गई। अरे तुम सब तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरी बहू किसी दूसरे ग्रह से आई हो। ये आजकल का फैशन है और मेरी बहू पढ़ी लिखी है, कोई गंवार नहीं जो पुराने जमाने के कपड़े पहन कर आ जाए। और क्या कमी है मेरी बहू में, कितनी प्यारी लग रही है। माहिरा ने अपनी सास से ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं की थी। उसे लगा था कि उसकी सास उसे बहुत बुरा भला कहेगी। रात को राहुल कमरे में आया तो माहिरा को लगा कि पति उससे जरूर लड़ेगा, लेकिन वो तो अपना तकिया और चादर लेकर चुपचाप सोफे पर जाकर सो गया। अगली सुबह सुमित्रा उसके पास आकर बोली, बेटा, आज तेरी पहली रसोई है। नहा धोकर तैयार हो जा और जल्दी से खीर बना दे। जब पहली बार बहू रसोई में काम करती है ना, तो कुछ मीठा बनाती है। माहिरा तैयार होकर किचन में आई और सोचने लगी, इन सब के लिए इतनी अच्छी खीर बनाऊंगी कि इन्होंने आज से पहले कभी ऐसी खीर खाई नहीं होगी। माहिरा खीर बनाकर आई और उसकी बनी खीर खाकर सब उसकी तारीफ करने लगे। वाह बहू, कितनी अच्छी खीर बनाई है। नौकरों के हाथ का खाना खाकर तो मैं बोर हो गया था। अब तुम आ गई हो तो कुछ अच्छा ही बनाओगी। हाँ बहू, सच में बहुत अच्छी खीर बनाई है। अब कभी कभी हमें अच्छा खाने को मिल जाया करेगा, है ना? मुझे नहीं पता था माहिरा कि तुम इतनी अच्छी कुकिंग भी कर लेती हो। इस बात पर एक गिफ्ट तो बनता है। राहुल ने अपनी जेब से एक सोने की अंगूठी माहिरा को दी। माहिरा ने अंगूठी पर ध्यान नहीं दिया। उसने एक चम्मच उठाया और थोड़ी सी खीर चख के देखी। छी, कितनी गंदी खीर है, इसमें तो नमक ही नमक है। आप लोगों ने कैसे खा ली और ऊपर से मेरी तारीफ भी कर रहे हो? बेटा, हमने सोचा कि तुमने इतनी मेहनत से खीर बनाई है, अगर हम खीर में कोई कमी निकालते तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। और छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती है। अगली बार नमक की जगह चीनी डाल देना, बस। माहिरा, वैसे भी ये सिर्फ एक रस्म है। तुम्हें कौन सा यहाँ रोज रोज खाना बनाना है? खाना बनाने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं। माहिरा अपने पति और सास ससुर की बात सुनकर बड़ी हैरान हो जाती है। अब वो हर रोज उन्हें परेशान करने के लिए नए नए तरीके सोचती और उसके ससुराल वाले उसे कुछ न कुछ बोलकर उसकी बात टाल दिया करते। वो रोज रात को घर देर से आती और देर तक सोती। उसके मन में जो आता वही करती। एक दिन माहिरा ने दुखी होकर रोहन से फोन पर बात की। रोहन, मैं क्या करूं? मैं तो यहाँ बुरी तरह से फंस गई हूँ। मैं अपने ससुराल वालों के साथ जितना बुरा बर्ताव करती हूँ, वो मेरे साथ उससे 2 गुना ज्यादा अच्छा बर्ताव करते हैं। बताओ क्या करूं मैं?
अरे तुम चिंता मत करो, तुम मेरे पास आ जाओ, हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे जहाँ ना तुम्हारे घर वाले होंगे ना तुम्हारे ससुराल वाले। और हाँ, ध्यान से सुनो, कुछ रुपए और जेवर लेकर ज़रूर आना ताकि हम कुछ दिन कहीं छुप कर रह सके। ठीक है रोहन, मैं ज़रूर आऊँगी। माहिरा ने अपनी अलमारी से गहने और नोटों की कुछ गड्डियाँ निकाली और एक बैग में रख दी। उसने कागज़ और पेन उठाया और राहुल के नाम एक खत लिखा, जिसमें उसने अपने और रोहन के बारे में सब कुछ लिख दिया और राहुल से माफ़ी भी मांगी। माहिरा के जाने के बाद राहुल घर पर आया। उसने वो खत पढ़ा तो उसे बहुत दुख हुआ। राहुल पूरी रात ऐसे ही बैठा रहा। जैसे ही सुबह हुई, उसके फ़ोन की रिंग बजी। राहुल ने फ़ोन उठाया तो एक आदमी बोला, हेलो, क्या मैं राहुल जी से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं राहुल बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपकी वाइफ माहिरा जी का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से वहाँ आ जाइए। राहुल जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा कि माहिरा के सर और हाथ पर पट्टी बंधी थी। वो लगातार रोए जा रही थी। राहुल उसके पास बैठा और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। चुप हो जाओ माहिरा, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम तो रोहन के साथ थी ना? रोहन कहाँ है? वो ठीक है? मैं रोहन के साथ कार में थी। हमारी कार एक ट्रक से टकरा गई। रोहन ही मुझे यहाँ अस्पताल छोड़कर गया है। बोल रहा था कि दवाई लेने जा रहा हूँ, लेकिन सुबह हो गई, अभी तक नहीं आया। मेरा बैग भी उसी के पास है। तुम परेशान मत हो, वो आ जाएगा। अभी तुम मेरे साथ घर चलो। माँ और पिताजी तुम्हारी वजह से रात से बहुत परेशान हैं। तो क्या आपने वो खत वाली बात किसी को नहीं बताई? नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और ना ही बताऊंगा। तुम घर चलो, जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। राहुल और उसके माता पिता ने माहिरा की बहुत देखभाल की, उसका बहुत ख्याल रखा। वो जल्द ही बिल्कुल ठीक हो गई। माहिरा बिल्कुल बदल चुकी थी, जैसे कि ये उसका नया जन्म हो। वो अब दिन रात घर पर ही रहती, घर का काम करती और अपने सास ससुर की बहुत देखभाल करती। धीरे धीरे वो राहुल के नज़दीक आने लगी और उसे पता ही नहीं चला कि वो कब राहुल से प्यार करने लगी। वो राहुल की छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखती। राहुल माहिरा के अंदर ये बदलाव देखकर बहुत खुश था। एक दिन राहुल ने माहिरा को बुलाकर कहा, माहिरा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, आओ मेरे साथ गार्डन में। माहिरा खुशी खुशी राहुल के साथ गार्डन में चली गई। अपने ननद के कमरे के दरवाजे पर खड़ी प्रिया और सुनैना सुबह 10 बजे तक अपनी ननद को सोता हुआ देखकर आपस में एक दूसरे से कहती हैं, असली जीवन तो ये है। शादी के पहले कितना सही था, आराम से उठती थी मैं भी। कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं, पर अब घर भी देखना पड़ता है और बिजनेस भी। सुनैना और प्रिया आपस में बात कर रही थी कि तभी जोरों की अंगड़ाई लेती हुई सोनिया उठती है। अरे वाह भाभी, बिल्कुल टाइम पर आई हैं आप। कॉफी लेकर दीजिए दीजिए। बिना कॉफी के रेडी नहीं करती। बाय गॉड। स्नेहा जाकर अपनी ननद को कॉफी का मग पकड़ाती है और कॉफी को टेस्ट करते ही सोनिया चीखती हुई कॉफी थूक देती है। ओ गॉड भाभी, आपने इसमें दूध डाल दिया। यू नो ना, मैं डाइट पर हूँ। मेरे कॉलेज में इवेंट होने वाला है, मैं तब तक पतली नहीं हुई तो कैसे चलेगा। ओ भाभी, सुबह सुबह मूड ऑफ हो गया। फिर से कॉफी बना दूं क्या दी? आप क्या भाभी, छोड़िए, आप जाइए, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। और कुछ इस तरह सोनिया अपनी भाभीियों के सर पर बैठकर नाचा करती थी। सुनैना और प्रिया मिलकर साथ में बिजनेस करते थे। एक दिन सुनैना बिजनेस संभालती तो एक दिन प्रिया, क्योंकि घर भी तो संभालना था। जिस दिन सुनैना काम पर जाती उस दिन प्रिया घर संभालती और जिस दिन प्रिया काम पर जाती उस दिन सुनैना घर संभालती। घर और बिजनेस संभालने के बाद उन्हें अपनी ननद के नखरे भी उठाने पड़ते थे। कॉलेज जाने के 2 घंटे बाद सोनिया अपनी भाभी को कॉल करके कहती है, भाभी, मेरे पास अभी डिलीवरी बॉय का फोन आया था, वो हमारे एड्रेस पर पहुंचता ही होगा। बस आप एक काम करना, उससे मेरा पार्सल रिसीव कर लेना।
बस पार्सल रिसीव करना है ना दी, कर लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। इतना कुछ झेल रही हो तो पार्सल रिसीव ना करके बुरी क्यों बनूं? और कुछ देर में आ जाता है पार्सल। सुनैना को लगता है कि बस पार्सल ही तो रिसीव करना है। डिलीवरी बॉय के दरवाजे पर आते ही सुनैना जाकर पार्सल ले लेती है। हो गया ना भैया, बिल भी ले लिया मैंने, अब खड़े क्यों हो? पेमेंट? क्या पेमेंट नहीं की हुई है? हद दीपिनो, कितने का है पार्सल? यही कोई 2200 का, बिल में देखिए ना लिखा होगा। 2299 दीजिए, यूपीआई कर देती हूँ पेमेंट। लग गया सुबह सुबह 3000 का चूना। रात के वक्त प्रिया दुकान से वापस आती है। प्रिया को अकेला पाते ही सुनैना उसे इस बारे में बताती है। तो आज फंसी गई तू। मेरे लिए तो ये रोज का हो गया है। जब भी घर पर रहने की मेरी बारी होती है ना, उस दिन तो दीदी का कोई ना कोई पार्सल जरूर आता है और वो कभी भी पेमेंट करके नहीं रखती। पिछली 3 बार से पार्सल ले रही हूँ उनका। 10,000 तक का तो खर्चा हो गया है मेरा फिजूल में ही। क्या 10,000? ये तो फिजूल खर्च है। यहाँ कस्टमर को 3,000 का माल बेचने में 300 बार मरना पड़ता है। अरे दीदी, हमारे खून पैसे की कमाई को पानी की तरह बहा रही है दीदी। मैं आज ही जाकर मम्मी जी से इस बारे में बात करती हूँ। उसी रात सुनैना और प्रिया इस बारे में अपनी सास से बात करती हैं। बताइए मम्मी जी, अब हम क्या करें? रोज रोज इतना सारा खर्चा कैसे उठाया जाए? मैंने तो जिस दिन घर की चाबियां तुम दोनों को सौंपी थी, घर की जिम्मेदारियां भी उसी दिन तुम लोगों पर छोड़ दी थी। अब इस परेशानी से कैसे बचना है, तुम दोनों आपस में ही देख लो भाई। सिर्फ संपत्ति ही हाथ लगे ऐसा तो नहीं हो सकता ना बहू, साथ में विपत्ति भी तो हाथ लगती है। प्रिया और सास को अपनी सास से कोई मदद नहीं मिलती। अगले दिन सोनिया के कॉलेज जाने के बाद बड़े इत्तेफाक से दिन आया है। एक तो फ्राइडे, पूरा मार्केट बंद, तो दुकान जाने का लफड़ा नहीं। ऊपर से सोनिया दी भी घर पर नहीं है। एक काम कर, हम दोनों आज पार्लर चलते हैं खुद की पैम्परिंग करने। प्रिया और सुनैना पार्लर जाकर मैनिक्योर, पेडिक्योर और हेयर कटिंग करवाती है। कितने पैसे हुए? 11,400। क्या? ऐसे कैसे? ये 2-4 चीजों का 11,000? हिसाब की पक्की हूं मैं, कैंची चलाकर। आपके पीछे से 4 बार आपकी ननद आकर ब्लो ड्रायर और स्पा करवा गई है। अब उसके पैसे भी तो जुड़ेंगे ना दीदी, तो सारा हिसाब मिलाकर एक बार में बता दिया। इतने पुराने पुराने ना मैं बकाया नहीं रखती, आगे से ध्यान रखिएगा। लग गया ना चूना। बड़ी हंसी आ रही थी आपको। अब तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन कीजिए दीदी का। बस बहुत हुआ। अब तो किसी भी तरह दीदी की शादी करनी ही होगी। अब जीजा जी उठाए उनके खर्चे, मुझसे तो ना हो रहा। घर लौटने के बाद प्रिया बड़ी होशियारी से अपनी सास के पास जाती है और उनसे बातों बातों में कहती है, बचपना बहुत है ना दीदी में। 10 बजे उठना, हाथ में कॉफी चाहिए, नहाने के बाद टॉवेल बेड पर छोड़ देना और अपने भाइयों के पर्स से चिपके रहना। अरे भाई, बड़े भाई है तो इतना तो करना ही पड़ेगा नहीं? हम भी तो पहले ऐसे ही थे, पर जैसे ही शादी हुई अपने आप लाइन पर आ गए। शायद बेटियों की शादी ना इसलिए भी की जाती है ताकि उसमें बड़प्पन आ जाए। खैर, क्या फर्क पड़ता है। दीदी की शादी को तो अभी कम से कम 5 साल बाकी है। अभी उम्र कितनी है उनकी? 28 साल? ये कोई उम्र होती है? शादी की उम्र आएगी तो खुद अकल आ जाएगी उन्हें। अरे रोक रोक बड़ी बहू, क्या कहा तूने? इधर उधर के काम में मैं तो यह भूल ही गई थी कि 28 साल की हो गई है सोनिया। अब तो जल्द से जल्द इसकी शादी करनी पड़ेगी। तो दीदी का बायोडेटा इधर उधर भेज दूं क्या मम्मी जी? अब तू कुछ नहीं करेगी, इस घर की बड़ी मैं हूं। बस तुम कल नाश्ते के बाद सभी को मेरे कमरे में ले आना। अपनी सास की बात मानकर प्रिया अगले दिन नाश्ते के बाद सभी को अपनी सास के कमरे में ले जाती है, जहां सुधा सीधा अपना डिसीजन सुना देती है। ये ले 1 लाख रुपए मयंक, तेरे हाथ में दे रही हूँ। सभी के कपड़ों की खरीदारी तुझे ही करनी है। रियली मम्मी? पर किस खुशी में? अगले महीने तेरी शादी है बेटा। है?
सभा बर्खास्त। और सोनिया की मर्जी के खिलाफ हो जाती है उसकी शादी। सोनिया की विदाई के बाद उसके दोनों भाई और भाभियां मिलकर महफिल जमाते हैं। बाप रे बाप, प्रिया मान गए तुझे। बोलना नहीं चाहिए पर बहुत बड़ा काम किया है तूने, सच्ची। अभी तो मेन सरप्राइज बाकी ही है। ये रही मनाली की 4 टिकट्स। सभी मेहमानों की विदाई करके 10 दिन बाद हम निकल चलेंगे अपनी मनाली की ट्रिप पर। अरे वाह भाभी, यू आर फैंटास्टिक। अब होगी पैसों की बचत, और अब तुम दोनों को भी ना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। हम अपने ऑफिस में ब्रेड जाम या रात की रोटियां ले जाएंगे। आराम से उठना। पापा मम्मी तो ऐसे भी 10 बजे के बाद ही उठते हैं। रात को भी खाना बना कर रख देना, हम गरम करके ले लेंगे। जितना टेंशन तुम लोगों को उठाना था तुम दोनों ने उठा लिया, अब आराम से जियो। प्रिया और सुनैना के लिए उनका ससुराल अब जन्नत बन चुका था, क्योंकि उन्हें अब किसी भी चीज की टेंशन नहीं होने वाली थी। सोनिया के जाने के बाद प्रिया और सुनैना का पहला दिन तो बहुत अच्छा गुजरता है, पर दूसरे ही दिन सवेरे सवेरे प्रिया के फोन पर उसके जीजा जी का फोन आता है। कैसी है भाभी जी आप? हो गया सवेरा? हाँ हाँ छोटे जवाई जी, बताइए क्या सेवा करें हम आपकी। नहीं नहीं, सेवा नहीं करनी है, बस एक छोटा सा उपकार कर दीजिए। आपकी इकलौती ननद के लिए कुछ गोल्ड ज्वेलरी ऑर्डर किए मैंने। मेरे एड्रेस पर डिलीवरी हो ही नहीं रही थी, तो मैंने आपके एड्रेस पर डिलीवरी करवा दी। आप बस पार्सल रिसीव कर लीजिएगा। पार्सल तो मैं रिसीव कर लूंगी जीजा जी, पर सब कुछ अपनी बीवी के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं। 4 चेन ऑर्डर किए मैंने आपकी ननद के लिए, एक आप रख लीजिएगा। ये कहकर निशांक फोन रख देता है। गहनों की बात सुनकर ऐसी कौन सी औरत होगी जो खुश ना हो, और प्रिया को तो मुफ्त में सोने की चेन मिलने वाली थी, जिससे उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मानना पड़ेगा सोनिया दीदी को, हस्बैंड तो बहुत अच्छा मिला है। शादी के 4 दिन हुए नहीं कि 4 सोने की चेन मंगवाए हैं दीदी के लिए, जिसमें से एक मेरा भी है। बस तू पार्सल आने दे, सबसे बेस्ट पीस पहले मैं ही निकालूंगी। बताओ, मैंने जब भी पार्सल लिया नुकसान ही हुआ, और जब फायदे की बात निकली तो मुझे पार्सल लेने बोला ही नहीं गया। आप ना बहुत लकी हो भाभी। और 4 दिन बाद पार्सल अपने समय पर प्रिया के घर पहुंच जाता है। डिलीवरी बॉय की आवाज सुनते ही भागती हुई प्रिया दरवाजे पर जाती है और पार्सल रिसीव कर कमरे की तरफ जाने लगती है कि डिलीवरी बॉय कहता है, मैम पेमेंट आधा पेमेंट हुआ है, 50% पेमेंट बाकी है। क्या? जीजा जी ने भी पेमेंट नहीं किया? कितना पेमेंट करना है भैया? 1 लाख। तभी वहां मयंक आ जाता है। सवेरे सवेरे 1 लाख का क्या मंगवा लिया प्रिया तुमने? आप ही कीजिए पेमेंट, आप ही के जीजा जी का पार्सल है, उनसे ले लीजिएगा बाद में। अभी तो सिर्फ पार्सल आया था, पार्सल भेजने वाले जीजा जी का आना तो अभी बाकी था। अगली सुबह दरवाजे पर पहुंच जाते हैं अपने सालों के इकलौते निशांक जीजा जी विथ सोनिया। जिस दामाद के आने के पहले ही उसके ससुराल वालों को 1 लाख का चूना लग गया हो, उसके ससुराल पहुंचने के बाद न जाने क्या होगा। कहाँ गई भाभी? मेरी आवाज सुनकर छिप गई क्या? छुड़वा लिया ना मुझसे पीछा। आपके घर खाना खाने नहीं आई हूँ, मुंह छिपाने की जरूरत नहीं है भाभी। अरे बेटा क्यों नाराज हो रही है? आ रही है ना तेरी भाभी। प्रिया तो दुकान गई है और सुनैना ना आ रही है। अब तू बता कैसी है तू? मेरी तो शादी कर देना मम्मी, अब मैं कैसी भी रहूं क्या फर्क पड़ता है? अरे सोनिया क्या तुम भी? नहीं नहीं मम्मी जी, वो बात यह है कि सोनिया का वहाँ मन ही नहीं लग रहा, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। सोनिया को वापस देखते ही सुनैना सबसे पहले प्रिया को कॉल करके घर बुलाती है और आधे ही घंटे में प्रिया मयंक के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। आपका पार्सल आ गया है जीजा जी। लगता है पार्सल की आपने हाफ पेमेंट की थी जीजा जी, 1 लाख मुझे देने पड़े। वैसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर 1 लाख कैश कौन रखता है, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वो भी इतने बड़े अमाउंट का, आप समझ सकते हो जीजा जी। लीजिए देखिए, ऐसे ऐसे साले हैं आपके नसीब में। दहेज के नाम पर इन्होंने एक फूटी कोड़ी नहीं ली थी, तो कम से कम तुम भाइयों को इन्हें सोने की चेन पहनानी चाहिए कि नहीं? पर नहीं,
यहाँ साले जीजाओं को छाती पर बैठा कर रखते हैं और तुम लोग हो कि इनके आते ही पैसे का हिसाब करने लगे। किसी ने पानी तक नहीं पूछा इनसे। जब से आए हैं बेचारे प्यासे बैठे हैं। नहीं नहीं, बहुत हुआ, चलिए आप यहाँ से। आपकी और इंसल्ट नहीं देख सकती मैं। अरे नहीं नहीं दीदी, बेटी इस तरह नाराज होकर जाती हुई शोभा देती है क्या? रुकिए, और 1 लाख देकर जाइएगा। कुछ कहा क्या आपने? आप दोनों पहले खाना खा लीजिए, दिमाग ठंडा कर लीजिए। चल सुनैना किचन में। सोनिया और निशांक खाने पर बैठते हैं। सुनैना लाकर सोनिया के आगे पूरियां परोसती है। बस 2 पूरियां? ये भी क्यों दी? खाली थाली ही दे दी होती भाभी। अरे क्या बात हो गई सोनिया, कुछ और बनवा दूं क्या? 2 पूरियां लाकर प्लेट में डाला गया है मेरे। भाई कोई मांग मांग कर कितनी और पूरियां मांगेगा, और पूरियां भी इतनी छोटी। वाह जी वाह। लगता है आज मैडम बड़ी नाराज हो गई है। अब तुम्हें जो भी खाना है खा लो सोनिया, रात को हम बाहर चलेंगे बस। ओके मेरी प्यारी भाभी, अभी खाना बना बना कर थक गई होंगी, तो आज रात की पार्टी जीजा की तरफ से किसी 5 स्टार होटल में चलेंगे। भाभी देख लीजिएगा किस होटल में जाना चाहती हैं आप। आप जाकर मुर्गी पकड़ाइए, आज तो अच्छे से इनकी जेब काटेंगे। आप ही कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देख लीजिए। अरे देख लीजिए क्या, मैंने देख लिया है। यहाँ ना एक नया नया रिसोर्ट खुला है, 2000 के नीचे तो वहाँ चाय भी नहीं मिलती। आज पार्टी वहीं होगी। और पूरा परिवार रात को डिनर के लिए एक महंगे से 5 स्टार रेस्टोरेंट पे पहुंच जाता है। What would you like to have, मैम एंड सर? आपके रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी क्या है, वही लेकर आइए। मुझे तो दाल चावल और रोटी मंगवा दे बहू। वो सब यहाँ नहीं मिलेगा मम्मी, ये 5 स्टार होटल है। यहाँ अलग अलग देशों के अलग अलग तरह की खाने की चीजें मिलती हैं। अरे फिर मुझ बूढ़ी को साथ में लाने की क्या जरूरत थी, मैं घर जाकर ही खा लूंगी। अगर मुझे पता होता तो मैं घर से खा कर ही आ जाती। बेकार में मेरी सुबह की खिचड़ी बर्बाद हो जाएगी। अभी खाकर खत्म कर देती ना उसे। कल तो गुरुवार है, कल खा भी नहीं पाएंगे। डोंट वरी सर, मैम के लिए प्लेन राइस और पीली दाल हम ले आएंगे, वो भी है मेन्यू में। ला, या तो ये भी मिलता है। पर हाँ जवाई जी, मेरे हिस्से के पैसे ना मैं खुद दूंगी। अपने सालों और भाभीियों पर आपको जो खर्च करना है करिए, पर मैं अपने जवाई के पैसे का कुछ नहीं खा सकती। क्योंकि पार्टी निशांक दे रहा था, सभी अच्छी तरह पेट भर के खाते हैं और सभी के खाने के बाद तक खाता रहता है निशांक। काफी अच्छा रेस्टोरेंट सजेस्ट किया भाभी, मानना पड़ेगा। आप क्या प्लेट ही खा जाएंगे जीजा जी? कीजिए ना पेमेंट, चलते हैं। रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम हो गया है। हाँ हाँ अभी कर देता हूँ भाभी जी। वेटर जरा बिल लाना। निशांक वेटर से बिल मंगवाता है और ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए अपने पॉकेट से फोन निकालता है।